Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with BPCS 187 Managing Human Resources. आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे, ओके, जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. सी यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट कोड लिखना है एंड यू कैन सी द गेस्ट पेपर्स ओवर हियर. इजीली आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. कोई भी इशू आता है आपको परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. So first question है, describe sexual harassment in organization. Explain the steps to prevent sexual harassment. Sexual harassment is unwanted behavior of a sexual nature that makes a person feel uncomfortable, offended, humiliated or threatened at the workplace. It can happen between employees, manager, client or any person connected with the organization. Sexual harassment affects the dignity, confidence and productivity of employees and creates an unhealthy work environment. अब sexual harassment का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के साथ एक ऐसा अनवांटेड या फिर अनवेलकम बिहेवियर जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए, इंसल्टेड फील करे या फिर डरा हुआ फील करे. किसके बीच हो सकता है? एम्प्लॉयज़ के बीच हो सकता है, मैनेजर्स के बीच हो सकता है, क्लाइंट्स के बीच हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ. ये कहीं ना कहीं डिग्निटी को अफेक्ट कर जाता है. ठीक है, वो पर्सन बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करता है और ये चीज़ें मेंटली भी अफेक्ट कर देती हैं इंसानों को एंड ये एक अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है. लेट्स मूव ऑन फर्दर. Meaning of sexual harassment. Sexual harassment include any unwelcome sexual conduct, whether verbal, non-verbal, physical. ठीक है, some common examples are. अब एक 3 तरह के हो सकते हैं, तो verbal हो सकता है, non-verbal हो सकता है और physical हो सकता है. Okay, making inappropriate comments or joke of a sexual nature. कुछ भी गंदा जोक पास करना, sending offensive message, email और images, किसी भी तरह का इमेज या गंदा मैसेज किसी को करना, अनवांटेड टचिंग, हगिंग और फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी तरह का फिजिकल टच होना, आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स इन एक्सचेंज ऑफ प्रमोशन और बेनिफिट्स, किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर्स मांगना ताकि इसके बदले प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, इस तरह से. स्टेयरिंग, गेस्चर्स और बिहेवियर दैट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल, किसी को भी बहुत ज़्यादा घूरना या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जिससे सामने वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए. रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर डेट्स आफ्टर रिफ्यूज़ल, कोई बार बार मना कर रहा है डेट के लिए लेकिन फिर भी उसे अप्रोच करते रहना, ये भी किस में आता है? सेक्सुअल हरासमेंट में आता है. सच एक्शन कैन कॉज स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी और एंड लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. अब इसकी वजह से मैंने क्या कहा कि मेंटली बहुत इफ़ेक्ट होता है. करेक्ट, मेंटली बहुत इफ़ेक्ट होता है. गर्ल्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सहन करती हैं एंड इससे स्ट्रेस होता है, डर लगता है, घबराहट भी होती है कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं. Effect of sexual harassment. Let's see. Sexual harassment has serious consequences for both employees and organization. अगर किसी अच्छी एम्प्लॉयज़ के साथ ये चीज़ें होंगी तो वो तो डर के चली जाएगी, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो ये चीज़ गलत है. करेक्ट. डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन, इसका मोटिवेशन लो हो सकता है. करेक्ट. क्रिएट्स अनसेफ एंड हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट से यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को सेफ फील नहीं होगा. वो जैसे ही अगले दिन आने का सोचेंगे उन्हें थोड़ा डर लगेगा कि स्विच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर पे बताऊँ कि नहीं. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू थिंक अबाउट, राइट. रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस. मेंटली अगर ये चीज़ें अफेक्ट होंगी तो क्या वो ठीक से काम कर पाएंगी? नहीं. इंक्रीज एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. विक्टिम कभी कभी जो भी होती हैं वो ऑफिस को अवॉइड करती हैं, वो आना अवॉइड करती हैं कि नहीं जाना और दूसरी जॉब के लिए वो अप्रोच करना शुरू करती हैं कि अब यहाँ पर नहीं जाना है और वो जॉब भी छोड़ देती है. डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस चीज़ से ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब होती है. मे लीड टू लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है कि वो विक्टिम लीगल एक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ले ले. नाउ स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरासमेंट. किस तरह से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? स्टैब्लिश अ क्लियर पॉलिसी. ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ रिटन एंटी सेक्शुअल हरासमेंट पॉलिसी दैट क्लियरली डिफाइंस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसकंडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर लिख देना चाहिए कि अगर आपने ये किया
ये किया, किसी भी लड़की को छेड़ा, गलत किया कुछ भी, तो आपके साथ ये हो सकता है, आपको निकाला जा सकता है, या हम खुद ही लीगल एक्शन उनकी तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई ये सब करने का ना सोचे। क्रिएट अवेयरनेस, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड टू एजुकेट एम्प्लॉयज़ अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट, देयर राइट्स एंड वर्क प्लेस बिहेवियर। सी बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को एजुकेट किया जा सके कि किस तरह से बिहेव करना है एक वर्क प्लेस में, किस तरह से उन्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, स्पेशली गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स होना ज़रूरी है। एनकरेज रिपोर्टिंग, एम्प्लॉयज़ शुड बी एनकरेज टू रिपोर्ट इंसिडेंट विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट और रिटेलिएशन। अ सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट सिस्टम शुड बी अवेलेबल। अगर एम्प्लॉयज़ को बिना डरे कंप्लेन करने का मौका मिलेगा तो वो ओपनली चीज़ों को बता पाएंगे बिना डर के कि ऐसा ऐसा हुआ है ना। तो एक सेफ़ और कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ओपनली ईजीली अपनी बातें रख सके। Form a complaint committee. A committee should be established to receive, investigate and resolve complaint fairly and promptly. अब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लेन कमेटी होनी चाहिए ताकि वो रिसीव कर सके ऐसी चीज़ों के बारे में कि अच्छा इस लड़की के साथ किसी ने बदतमीज़ी की है, वो कौन है, सच में हुआ है या नहीं, कैमरा कहाँ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाइए, तो ताकि वो ऐसी कंप्लेंट्स रिसीव करे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करे और उस कंप्लेन को रिजॉल्व करे सही तरीके से। Take immediate action. Management should take every complaint seriously and conduct a proper investigation. Appropriate disciplinary action should be taken against offenders. अब उनका मैनेजमेंट का काम है कि कोई भी अगर ऐसी कंप्लेंट आए तो उस पर टाइमली एक्शन लेना, ठीक है, हाथों हाथ इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाना ताकि सही डिसीजंस लिया जा सके उस ऑफेंडर के अगेंस्ट की उसने सच में गलत किया है, उसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जाए, उसे निकाल दिया जाए, जो भी है। प्रमोट रिस्पेक्टफुल कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म अमंग एम्प्लॉयज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला जो वर्क एनवायरनमेंट है वो प्रमोट करना चाहिए कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, साथ मिलकर काम करना है, आप सब इक्वल हैं, किसी भी तरह का ऐसे फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि ये हमारा फेवरेट है तो इसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म सब में होना चाहिए सो दैट एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर कुछ भी ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसे छुपा कर रखना है, जिसने भी कंप्लेन की है उसकी डिटेल्स या केस की डिटेल्स उसे कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है ताकि उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. उसका नाम नहीं बताना, उस केस के बारे में ज़्यादा ओपन नहीं करना, सिर्फ जितने भी ऑफिसर्स हैं उस कमेटी के उन्हें पता होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि उसकी प्राइवेसी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. कंक्लूजन. Sexual harassment is a serious workplace issue that affects employees and organization performance. Every organization has a responsibility to provide a safe, respectful and harassment-free environment by implementing clear policies, creating awareness, encouraging reporting and taking strict action against offender. Organization can effectively prevent sexual harassment and ensure the well-being of all the employees. अब sexual harassment जो है एक बहुत ही serious चीज़ है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है. तो हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सेफ़ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने लोगों को और सही पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके, ठीक है, रिपोर्टिंग इंकरेज करके ऑर्गेनाइजेशन बचा सकती है सेक्शुअल हैरेसमेंट होने से. एंड ये क्या इंश्योर करेगी? वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़. डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. Let's see. Performance appraisal is a systematic process of evaluating an employee's work performance, skill, behavior and achievement over a specific period. It helps the organization measure employee efficiency, identify strength and weakness and improve overall productivity. Performance appraisal also help employees understand their performance and areas where improvement is needed. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय के काम, स्किल्स, बिहेवियर और अचीवमेंट्स को इवैल्यूएट करती है.
अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एम्प्लॉय का एक रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है, ठीक है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होता है, वैसे ही कंपनीज एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन करती है। इससे पता चलता है कि एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड या प्रमोशन मिलना चाहिए, ठीक है। इससे उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस पता चल जाती हैं। ओके, let's move on further. Process of performance appraisal. Setting performance standard. The first step is to establish clear performance standard and job expectations. These standards should be related to the employee's duties and organization goals. परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि वो किस काम में बेस्ट है, वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई हो जाती है, एज वी ऑल नो, करेक्ट, कि कहाँ पे उन्हें दिक्कतें आ रही है, कहाँ वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी का क्लियर फीडबैक हमें मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती है। अब हम बात कर रहे थे कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ये क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करती है कि एम्प्लॉयज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पहले से डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको ये काम इतने टाइम में करना है। ये बेसिक चीज़ है कि ये तो आपको करना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर मंथ एक सेल्स एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट कर दिया गया कि आपको 50 प्रोडक्ट्स सेल करने हैं एक मंथ में, ठीक है। तो ये उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। अगर वो 40 तक पहुंचता है तो उसे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर उसने 60 प्रोडक्ट सेल कर दिए, मतलब वो अपनी टारगेट से बहुत अच्छा काम कर रहा है, करेक्ट। कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स, द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद उन्हें एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको ये काम करने हैं, हमें आपसे ये उम्मीदें हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इवैल्यूएशन फेयर नहीं होगा। मैनेजर ने और किसी उनके सब हेड ने खुद नहीं डिसाइड कर लिया कि इसे 50 प्रोडक्ट सेल करने, लेकिन इससे तो बताया नहीं सेल्स एम्प्लॉय को, तो इसे बताएगा कौन? इसे पता कैसे चलेगा? तो इन दोनों ने अगर सेट किया है तो इसके साथ मतलब कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा, बताना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। मेजरिंग परफॉर्मेंस, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड थ्रू रिपोर्ट, रिकॉर्ड, फीडबैक एंड डायरेक्ट सुपरविजन। अब जैसे कि पूरा मंथ पास हो गया है ना, अब हमें पता चलता है कि सेल्स एम्प्लॉय ने 60 प्रोडक्ट्स सेल कर दिए, तो हमें क्या फील होगा कि अच्छा, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने 50 सोचा था लेकिन इन्होंने 60 सेल कर दिया है। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक्चुअल परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय का ऑब्जर्व किया जा रहा है और मेजर किया जा रहा है। किसके थ्रू? रिपोर्ट्स के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, कि इनका काम बहुत अच्छा है, इन्हें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, द मेजर्ड परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई अचीवमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स। अब कोई एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है, इनके लिए ये सेट किया गया था कि ये 50 प्रोडक्ट सेल करेंगे, इनके लिए ये सेट किया गया था कि ये 40 प्रोडक्ट सेल करेंगे। इन्होंने 60 सेल कर दी है, ये क्या है? ये तो स्टैंडर्ड है। इन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या किया है कि इन्होंने 60 सेल कर दिए और इन्होंने सिर्फ 30 ही किए। तो यहाँ पे हमें इनका अचीवमेंट दिख रहा है और यहाँ पर हमें इनकी शॉर्टकमिंग्स दिख रही है। प्रॉपर क्लियर कंपैरिजन किया जा रहा है कि किसकी अचीवमेंट्स कितनी हुई है और कहाँ पर शॉर्टकमिंग्स हुई है। ओके, डिस्कसिंग रिजल्ट्स। अब बात होगी रिजल्ट्स के बारे में। तो सुपरवाइजर्स कंडक्ट a performance review meeting with the employee. During this discussion, strength and weakness and areas for improvement are explained. अब इस मीटिंग में क्या होता है? एक रिव्यू मीटिंग की जाती है जहाँ सुपरवाइज़र एम्प्लॉय से बात करता है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी क्या वीकनेसेस है और किस एरिया में सबको मेहनत करनी है, ठीक है। एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इससे क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। ओके, लेट्स मूव ऑन। Taking corrective action. Based on appraisal result, corrective measures are such as training, counseling, promotion, reward or job redesign may be taken to improve performance. अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है, उसे काम करना
उतना नहीं पसंद है, ठीक है, काम करना नहीं पसंद है, लेकिन उसे बातें करना बहुत पसंद है। तो उसे क्या किया कि जब भी उसे कुछ टारगेट दिया जाता था तो वो फुलफिल नहीं कर पाता था, लेकिन जब भी बात करने की या फिर किसी को कन्विंस करने की बारी आती थी तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। तो उसे फिर क्या किया गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी काम रहता है फिर उसे दे दिया गया, तो उसकी जो अचीवमेंट्स है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जॉब रीडिज़ाइन हुआ कि उसे ये काम नहीं सूट हो रहा है, वो जिस काम में बेस्ट है उसे वो काम दे दो। तो अप्रेजल रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि सही एक्शंस लिए जाते हैं, सही मेजर्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, इन्हें मशीन चलाने में दिक्कत आ रही है तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिया, है ना। किसी पर्सन ने पिछले 2 साल से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे प्रमोशन दे दिया। 5 लोगों के ग्रुप ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम पूरा किया, टारगेट कंप्लीट्स किए, तो उन्हें रिवॉर्ड्स दे दिए। तो ये सब किस में आता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस में। अच्छे एक्शंस भी लिए जाते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन भी यहाँ पर देखे जाते हैं। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड, रैंकिंग मेथड, एम्प्लॉयज़ आर रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें सबसे पहला क्या है, रैंकिंग मेथड, कि टॉप 10 ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ईयर के, ठीक है, और सबसे जो टॉप वर्स्ट एम्प्लॉयज़ है वो ये है। तो ये सारे क्या है, एक रैंकिंग मेथड है, जैसे स्कूल में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही होता था। रेट स्केल मेथड, एम्प्लॉयज़ आर इवैल्यूएटेड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्वालिटी ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी एंड टीम वर्क यूजिंग अ रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन किस बेसिस पे होता था कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो टाइम पे आते हैं या नहीं, उनका टीम वर्क किस तरह का है। तो ये सब एक रेटिंग स्केल से मेजर किया जाता था। Okay. Checklist method, a list of statement about employees behavior and performance is prepared and the evaluator marks the applicable statement. Evaluator के पास कुछ स्टेटमेंट की लिस्ट होती है, वो एप्लीकेबल स्टेटमेंट्स पर टिक लगाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ पंक्चुअल हैं, एम्प्लॉय टीम वर्क भी करता है, एम्प्लॉय डेडलाइन मिस करता है कि नहीं करता है, वो ज़्यादा छुट्टियां लेता है क्या, वो सबसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या नहीं। तो ये सारी एक स्टेटमेंट की लिस्ट होती है, उसके हिसाब से इवैल्यूएशन होता है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, द इवैल्यूएटर रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट रिलेटेड टू एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड यूज दैम फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएटर क्या करता है कि किसी भी एम्प्लॉय के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट्स रिकॉर्ड करता है और उसी के बेसिस पर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। और वही चीज़ क्या होती है, यूज दैम फॉर इवैल्यूएशन। उसकी परफॉर्मेंस भी इसी बेसिस पर देखी जाती है और इवैल्यूएशन भी ऐसे ही होता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, लेट्स सी, this method is commonly used in government organization where supervisor prepare confidential report about employees। जो भी evaluator होता है वो चुपके से सारी रिपोर्ट रेडी कर लेता है कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है, अपना काम टाइम पे करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पंक्चुअल भी हैं, और ये सारी चीज़ें, मतलब वो कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट रेडी कर देते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। Employees and manager jointly set performance goals. Evaluation is based on the achievement of these goals. अब ये दोनों मिलकर कुछ परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करते हैं और इवैल्यूएशन इन्हीं गोल्स के बेसिस पर होता है। अगर मैं जैसे कि करूँ कि कोई एक गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक गोल है कि 100 कस्टमर्स ऐड करने हैं, तो एम्प्लॉय ने 110 कस्टमर्स ऐड कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एम्प्लॉय है उनका जो गोल है वो अचीव हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। 360 degree feedback. Feedback is collected from supervisor, peers, subordinate customers and the employee himself, herself to provide a complete assessment. यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की जाती है, ये बहुत पॉपुलर मॉडर्न मेथड है, ठीक है। फीडबैक कलेक्ट किन किन से होता है, सुपरवाइजर से भी पूछा जाता है, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, कस्टमर, सबसे पूछा जाता है और खुद एम्प्लॉय से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है यहाँ पर। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है, असेसमेंट सेंटर मेथड। एम्प्लॉयज़ आर इवैल्यूएटेड थ्रू सिमुलेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस। अब इस मेथड में एम्प्लॉय को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाती है, जैसे कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, कोई इंटरव्यूज़ हो गए, कोई रोल प्ले हो गया, कोई सिमुलेशन एक्सरसाइज हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैनेजरियल पोजीशन के कैंडिडेट को लीडरशिप की एक्टिविटी दे दी जाती है कि आप इसका रोल प्ले करके दिखाइए कि
कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये सारा असेसमेंट सेंटर मेथड में आता है। साइकोलॉजिकल अप्रेजल, दिस मेथड असेसेस एम्प्लॉयज फ्यूचर पोटेंशियल, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप एबिलिटीज़ थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें सब कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है। ये मेथड एम्प्लॉय की फ्यूचर पोटेंशियल को इवैल्यूएट कर देता है। अब इस मेथड में जो फोकस रहता है वो एम्प्लॉय की पर्सनालिटी, लीडरशिप, फ्यूचर की ग्रोथ, इन चीज़ों पर ज़्यादा रहता है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू लीडरशिप पोटेंशियल चेक कर लिया जाता है कि उनसे बातें कर ली गई, उनसे जो पर्सनालिटी है उनकी। कुछ लोग होते हैं ना, हमने देखे कि वो अलग ही पर्सनालिटी में रहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। बात आती है लीडरशिप की तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लीड करते हैं। हमने देखा भी होगा जब भी हम स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं तो आसपास हमने एक पर्सन तो देखा ही है जो बहुत ही सबकी मदद करते हैं, या फिर जो भी काम उन्हें दिया जाता है वो 100% पोटेंशियल के साथ उसे फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसे लोग का जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा रहता है कि ये अगर आगे जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। अब देखते हैं कंक्लूजन। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अ प्रॉपर अप्रेजल प्रोसेस एंड suitable appraisal method help motivate employees, increase productivity, support career development. Effective performance appraisal benefit both employee and organization. अब यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की जा रही है कि ये क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो 100 एम्प्लॉयज़ के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना ये सब ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लेवल पे इम्प्रूव कर सके। जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड्स वगैरह दिया जा सके, जो थोड़ा बिलो एवरेज काम कर रहे हैं उन्हें और अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके और उन्हें इम्प्रूव किया जा सके, करेक्ट। इन चीज़ों से क्या होता है, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है और करियर डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ से ज़्यादा इस एरिया में है तो वो यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्कप्लेस हैज़र्ड एंड डिस्क्राइब द वे टू प्रिवेंट देम। वर्कप्लेस हैज़र्ड इज एनीथिंग इन द वर्क एनवायरनमेंट दैट कॉज इंजरी, illness or damage to employees. Hazards can be found in factories, office, hospital, construction site and other workplace. Identifying and controlling hazard is important to ensure the safety and well-being of workers. A safe workplace increase productivity and reduce accident and health problem. Okay, सो अब हम बात करेंगे वर्क प्लेस हैज़र्ड का। इसका मतलब क्या होता है, एक वर्क प्लेस में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जो एम्प्लॉय को डैमेज पहुंचा सकती है, उन्हें इंजरी हो सकती है या फिर वो बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, वर्क प्लेस हैज़र्ड, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, फैक्ट्रीज हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, ठीक है। इन्हें पहचानना और इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वर्कर्स सेफ रहें और उनका ध्यान रखा जा सके। अ सेफ वर्क प्लेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर एक वर्क प्लेस सेफ है तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है एंड एक्सीडेंट्स भी कम हो सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हैज़र्ड्स। फिजिकल हैज़र्ड। Physical hazards are most common workplace hazard. They include slippery floors, excessive noise, poor lighting, extreme temperature, moving machinery, and electric danger. These hazards can cause injuries such as falls, burns, and cuts. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फिजिकल हैज़र्ड एक टाइप का वर्कप्लेस हैज़र्ड है जिसकी वजह से, ये बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये डायरेक्टली एम्प्लॉय की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत ही गीला सा या स्लिपरी सा फ्लोर हो, कोई भी फिसल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉइस हो जिससे हेडेक हो सकता है, पुअर लाइटिंग, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसकी वजह से आंखें अफेक्ट हो सकती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर ये बॉडी को इंटरनली बहुत अफेक्ट कर सकता है। मूविंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक डेंजर कि वायर लटके हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फैक्ट्री में फ्लोर पर ऑयल गिर गया, ठीक है, तो एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया और स्लिप हो गया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका फ्रैक्चर हो गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसे बहुत ज़ोर से लग चुकी है और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इसी वजह से हुआ। अगर स्लिपरी फ्लोर नहीं होता तो शायद ये चीज़ होती ही नहीं, शायद उससे लगती ही नहीं। केमिकल हैज़र्ड।
Chemical hazard arise from the exposure to harmful substances such as gas, fumes, dust, cleaning agents, and toxic chemicals. These substances can cause skin irritation, breathing problem, poisoning, and other health issue. किसकी बात की जा रही? केमिकल हैजर्ड की. ये हार्मफुल केमिकल की वजह से ही होते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, कोई टॉक्सिक गैस हो गई या बहुत धूल है या फिर क्लीनिंग केमिकल्स हैं, तो इन चीज़ों की वजह से हेल्थ इशू होते ही हैं. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाती है और स्किन इरिटेशन भी लोगों में देखा गया है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो अगर फैक्ट्री वर्कर बिना मास्क के हार्मफुल केमिकल इनहेल कर लेते हैं तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है. करेक्ट. तो इससे बचने का एक बेस्ट तरीका क्या है? मास्क हो सकता है. तो यहाँ पर केमिकल के बारे में बात की गई थी. Biological hazards are caused by bacteria, virus, fungi, and other microorganisms. They are common in hospitals, laboratories, and food processing industries. These hazards can lead to infections and diseases. अब यहाँ पे biological के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उसकी बात की जा रही है. ये जो hazards है वो जनरली हॉस्पिटल्स में, लेबॉरेटरीज़ में या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में होते हैं. इससे लोगों को क्या हो सकता है? इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं. करेक्ट. Ergonomic hazards. Ergonomic hazards occur when employee perform repetitive tasks, lift heavy object, or work in uncomfortable position for long periods. These hazards can cause back pain, muscle strain, and other physical problem. कोई पर्सन है और वो 10 घंटे से चीज़ें उठाकर इधर से उधर रोज़ यही काम हो रहा है, तो हो सकता है उनके बैक में इश्यूज़ हो सकते हैं. कोई नस वगैरह खिंचा सकती है, आपने सुना होगा. उनके मसल में बहुत पेन हो सकता है और दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. ठीक है. अगर वो किसी भी तरह का इस तरह का लगातार काम करते रहे, रिपीटेटिव टास्क, और बहुत लंबे वक्त तक करते रहे, तो ये चीज़ें होना पॉसिबल है. ओके. साइकोलॉजिकल हैज़र्ड के बारे में हम देखते हैं. Psychological hazards include workplace stress, harassment, bullying, and excessive workload. These hazards can affect the employee's mental health and job performance. अब ये क्या है? साइकोलॉजिकल बेस्ड है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, उससे 12-15 घंटे काम करवाया जा रहा है, सैलरी तो वहीं की वहीं है और उनसे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करवाया जा रहा है, उन्हें बहुत बुली किया जा रहा है, उन्हें हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड दिया जा रहा है. तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो उनका मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाए, उनका जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट हो जाए. क्योंकि उनको अगर अगर उन्हें स्ट्रेस दिया जाएगा तो क्या आपको लगता है वो ठीक से अपनी नींद पूरी कर पाएंगे? नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो शायद घर पे जाके भी काम ही कर रहे हैं. तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में इंक्लूड होती हैं. वेज टू प्रिवेंट वर्क प्लेस हैज़र्ड. किस तरह से हम बचा सकते हैं हमारी वर्क प्लेस को इन हैज़र्ड से? कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन. एम्प्लॉयर शुड रेगुलरली इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव पोटेंशियल हैज़र्ड्स बिफोर एक्सीडेंट अकर. अब एम्प्लॉयर्स का काम है कि वो अपनी जो वर्क प्लेस है उसका बार बार इंस्पेक्शन करवाए कि आप देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल डैमेज तो नहीं है, कोई केमिकल हार्मफुल तो नहीं है, ताकि इन चीज़ों से कोई भी हैज़र्ड से बचाया जा सके, किसी भी तरह के एक्सीडेंट को रोका जा सके. प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग. एम्प्लॉयज़ शुड रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड द करेक्ट यूज़ ऑफ इक्विपमेंट. एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन करना ज़रूरी है कि अगर ये मशीन है और यहाँ पे अगर रेड लाइट कभी भी जले तो पावर आप ऑफ कर देना. ठीक है, इससे कुछ भी हो सकता है. तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए कोई भी सेफ्टी के बारे में, कोई भी इमरजेंसी रूल्स के बारे में कि ऐसा हो तो आपको ऐसे करना है, कहीं भी आग लगती है तो आपको इस दरवाजे से भागना है, कभी भी ऐसा हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं ताकि एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जा सके. यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. Workers should wear appropriate safety equipment such as helmet, gloves, mask, goggle and safety shoes when required. उन्हें जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई केमिकल के साथ काम कर रहा है तो उन्हें अपने आप को पूरी तरह से कवर करके काम करना चाहिए. अगर वो कोई भी मेटल वगैरह का काम कर रहा है तो उन्हें प्रॉपर गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए. अगर वो कुछ भी डेंजरस जगह पे या फिर कोई गर्म जगह है तो वहाँ पे उन्हें सेफ्टी शूज़ का यूज़ करना चाहिए. मेंटेन इक्विपमेंट प्रॉपर्ली. मशीन्स एंड टूल्स शुड बी चेक्ड एंड मेंटेन रेगुलरली टू इंश्योर दे वर्क सेफली एंड एफिशिएंटली. अब मशीन्स और टूल्स को टाइम पर चेक करना चाहिए, उन्हें सर्विसिंग करवाना चाहिए ताकि ये पता चल सके
सके कि वो सेफ़ हैं और उससे जो भी काम हो रहा है वो एफिशिएंटली हो रहा है। Follow safety policies. Organizations should establish clear safety rules and encourage employees to follow them at all the time. Safety rules and safety policies एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्लियरली लिख देना चाहिए, ठीक है, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ उसे फॉलो करें और अपने आप को बचा सकें, ताकि सबको नॉलेज हो, सारे लोग अवेयर हों कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं, इस जगह पर नहीं जाना है क्योंकि ये केमिकल से भरी हुई जगह है तो यहाँ से दूर रहना है। तो ये सारे क्लियर सेफ्टी रूल्स मेंशन होने चाहिए। Promote health and well-being. Employees should create a positive work environment, manage workload effectively, and provide support for employees' mental health. तो employers को क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि जो भी वर्कलोड हो वो इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके। साथ में ही उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी सपोर्ट करना होता है। तो ये किसका काम है, एम्प्लॉयज़ का काम, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। अगर काम लेना भी है तो आप आराम से लीजिए, बिना उन्हें परेशान किए, बिना उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए। ओके, कंक्लूजन की बात करते हैं। वर्क प्लेस हैज़र्ड कैन अफेक्ट द हेल्थ, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर इस टाइप के हैज़र्ड्स जो होते हैं वो लोगों की हेल्थ, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड्स, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, यूजिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड मेंटेनिंग अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही स्टेप ले ले तो वहाँ पे हैज़र्ड्स होंगे ही नहीं, वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहेगा, लोग भी बिना डरे काम कर पाएंगे। साथ इन चीज़ों को रोका जा सकता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ हो इसका भी ध्यान रखना है और एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। वर्क प्लेस सेफ्टी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ ने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग दे दी, उन्हें इक्विपमेंट दे दिए, लेकिन व्हाट इफ़ एम्प्लॉयर्स उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ना रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ना वो इक्विपमेंट पहनना पसंद कर रहे हैं। तो इसमें दोनों का रोल है, दोनों को अपना अपना काम करना है ताकि वो सेफ्टी मेंटेन हो सके, वर्क प्लेस की सेफ्टी मेंटेन हो सके, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है किसके लिए, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी? डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चर, एजेस, जेंडर, रिलीजन, educational qualification, experience, working together in the same organization। अब एक ही जगह पे आप देखिए कि कितनी तरह के लोग आते हैं, कोई छोटी एज का है, कोई बड़ी एज का है, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बाहर से आया है, कोई लोकलाइट है। तो एक ही जगह पे आप देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है, करेक्ट। अ डाइवर्स वर्क प्लेस वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन। एक डाइवर्स वर्क प्लेस वैल्यू करता है एंड रिस्पेक्ट भी करता है डिफरेंसेस को बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड इक्वल। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने बीकॉम कर रखा है, और एक लड़की है, उसने भी बीकॉम कर रखा है, तो दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दोनों को ही सेम सैलरी दी जाएगी, दोनों को ही रिस्पेक्ट भी की जाएगी और इनके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, करेक्ट। डाइवर्सिटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल बिकॉज पीपल विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन। सी, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम के 5 लोग 5 अलग सॉल्यूशन दे सकते हैं, इससे क्या होता है, इनोवेशन बढ़ता है। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। Workplace diversity is important because it creates a positive and inclusive work environment. Employees feel respected and valued regardless of their background. A diverse workforce also helps organizations understand the needs of different customers and market, improve teamwork, problem solving and decision making by bringing together different perspective. Diversity employees को respect और equality की feeling देती है, तो सबको एक दूसरे की respect करनी है एंड सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत वैल्यूड फील करते हैं अपने आप को। एक और पॉइंट है बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड के एम्प्लॉयज़ कस्टमर की नीड्स को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि अच्छा इस एज के लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है,
हो सकता है कि जैसे कि यंग लोग हैं उन्हें ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आएगा, फॉर एग्जांपल कोई विमेन है तो उन्हें ये प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हेल्प करती है। चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन बैरियर्स, employees from different cultural and languages background may have difficulty in understanding each other। अब कुछ लोग होते हैं जिनका कल्चर जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है और यहाँ पे वो एक दूसरे को समझने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स एट वर्क। और इसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं और शायद गलतियाँ भी हो सकती है। कल्चरल डिफरेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर may have different belief, value and work habit. These differences can sometimes create conflict and disagreements among employees if not managed properly। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने सारे कल्चर के लोग हैं, वहाँ पर हो सकता है कि लोगों के अलग अलग बिलीफ हों, अलग वैल्यूज़ हो, काम करने की जो हैबिट्स हैं वो अलग हो और इसी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं ये तरीका सही है पूजा करने का, कोई बोल रहा है नहीं ये तरीका सही है पूजा करने का। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसे प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, एम्प्लॉइज में फेस अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, एज, रिलीजन, रेस और बैकग्राउंड। कभी कभी हो सकता है उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, क्योंकि होता ही है, हमने देखा ही है। पर्सनल बायस एंड स्टीरियोटाइप कैन अफेक्ट टीम वर्क एंड रिड्यूस एम्प्लॉय मॉरल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक टीम है, उस टीम में 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों ने बोल दिया कि अरे लड़कियां क्या काम करेंगी, तो इनके लीडर ने इनको हटा दिया। तो अब क्या होगा, इन गर्ल्स का मॉरल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा कि हम गर्ल्स हैं तो क्या हमें काम करने का कोई राइट नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ पे क्यों ऐसे डाउट किया जा रहा है, हमारी कैपेबिलिटी पे क्यों डाउट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। ठीक है, इनसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगी, इस तरह से उन्हें लो फील कराया गया और उन्हें काम से हटा दिया गया। तो ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं कि होती हैं कभी कभी, करेक्ट। एंड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ताकि टीम वर्क पे अफेक्ट ना आए और वो अपना काम अच्छे से कर सकें, उनका मोरल डाउन ना हो। Employee resistance to change. Some workers may not easily accept diversity initiative in the workplace. They may prefer working with the people who have similar backgrounds and may resist change in organizational culture. अब कुछ लोग होते हैं जो अपने जैसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सेम प्लेस के हों, जो सेम कल्चर को फॉलो करते हों, जो सेम लैंग्वेज बोलते हों, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उन्हीं के आसपास हो, ताकि वो अपना काम उनके साथ कंफर्टेबली कर सकें। और कुछ लोग ऐसे जो डाइवर्सिटी वाली चीज़ है उसे अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करना। कन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज़, डिफरेंस इन ओपिनियन, वैल्यू एंड वर्किंग स्टाइल कैन समटाइम्स लीड टू वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी के काम करने का तरीका अलग हो, तो इस वजह से हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो जाएं। किसी के ओपिनियंस हो, वैल्यूज़ हो गए या फिर वर्किंग स्टाइल हो गया, ये अलग होने से लड़ाई झगड़े के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। If conflicts are not handled properly, they can reduce productivity and create a negative work environment। अगर इन चीज़ों को ठीक से नहीं संभाला गया तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगी और साथ में नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। इंक्लूजन चैलेंजेस, हैविंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स इज नॉट इनफ। ऑर्गेनाइजेशन must ensure that all employees feel included and respected. If some employees feel ignored and excluded, they may become dissatisfied and less engaged। अब जब भी जहाँ पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स होती है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी इंसान एक्सक्लूडेड फील ना करे। ठीक है, उन्हें इंक्लूडेड फील हो, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय इग्नोर्ड फील करता है, एक्सक्लूडेड फील करता है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा डिससेटिस्फाइड हो जाए, वो जगह को छोड़ दे, चला जाए, और हो सकता है वो अपना काम भी ठीक से ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। वेज टू मैनेज डाइवर्सिटी, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम डाइवर्सिटी चैलेंजेस थ्रू डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, effective communication, equal employment opportunities, anti-discrimination policies, and team building activities। Organization इस diversity challenges से कैसे बाहर आ सकता है? सही ट्रेनिंग के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, सभी को equal employment opportunity
देने से, डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने से, और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ से। इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी को इजीली मैनेज किया जाएगा। मैनेजर्स शुड एनकरेज रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़। इनका काम है कि ये रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन को एनकरेज करे कि आप सब एक फैमिली की तरह हैं, आप सबको मिलकर काम करना है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव कल्चर हेल्प एम्प्लॉयज़ वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। जैसे एक इंक्लूसिव कल्चर बनाया जाएगा वैसे ही एम्प्लॉयज़ बहुत ही साथ मिलकर काम करेंगे और खुशी खुशी काम कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन फर्दर। कंक्लूजन देखते हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It offers many benefits such as innovation, better decision making, and improved performance. However, challenges like communication barrier, cultural difference, and discrimination and conflict may arise. By promoting inclusion, respect, equal opportunities, organization can successfully manage diversity and create a productive and harmonious workplace. क्या बताया जा रहा है कि workplace diversity is the presence of people. अलग अलग तरह के लोग हमने देखे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन मिलता है और अच्छे डिसीजन, अगर कोई पर्सन बहुत क्लेवर है तो सही डिसीजंस प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में ऑर्गेनाइजेशन की। अगर थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, जैसे कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकता है, कल्चरल डिफरेंस आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कभी कभी। लेकिन जैसे ही एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा वैसे ही ये चीज़ें ड्रॉप हो जाएंगी, कम हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सक्सेस भी मिल सकता है इन चीज़ों से। ओके, एक प्रोडक्टिव और हार्मोनियस वर्क प्लेस वो बन सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।